Hi students, you are most welcome. In account subject, today's a new topic is distinction between receipts and payment account and income and expenditure account. आगम शोधन खाता और आय व्यय खाते में क्या अंतर है, आज हम लोग इसको देखेंगे। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन कुछ ये हमारे डिफरेंस दिए गए हैं और ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ये कॉलम है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है। ये बेसिस ऑफ डिफरेंस हम लोग देखेंगे और इसी के आधार पे हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेचर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर आपको बताया गया था कि ये एज लाइक कैश बुक, ये कैश बुक के नेचर के तरीके से होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो कैश बुक के तरीके से होता है। जैसे आपको कैश बुक से कैश बैलेंस का पता चलता है या बैंक बैलेंस का पता चलता है या बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस का पता चलता है, उसी तरीके से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कैश बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस या बैंक बैलेंस का पता चलता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको देखने को मिल रहा है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो एज लाइक जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के में हमारी बिजनेस की क्या प्रॉफिट हुआ मीन्स सरप्लस हुआ या क्या डिफिशियंसी हुआ उसकी जानकारी के लिए तैयार करती हैं। क्लियर? तो ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसी तरीके से ये एनपीओ का जो है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी उसी नेचर का है जो कि प्रॉफिट और लॉस को शो करेगा। साइड्स आपको पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स देयर आर टू साइड्स, दैट्स योर फर्स्ट रिसिप्ट्स एंड सेकंड पेमेंट्स। जो भी हमारे रिसिप्ट्स होती हैं यहाँ पर दो साइड होता है, एक रिसिप्ट्स का होगा और दूसरा पेमेंट होगा। यहाँ पर अभी आपके दो साइड होगा बट एक आपका एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस एंड लॉसेस को उसमें मेंटेन किया जाता है, और दूसरा जो साइड होगा वो इनकम होगा जिसमें हम लोग रिसिप्ट्स को भी शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपको ये पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को रियल अकाउंट में शामिल किया जाता है बट यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट में शामिल किया जाता है। अब आगे देखेंगे ओपनिंग बैलेंस। हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप लोग कैश बैलेंस को शो करते हैं, क्लियर? लेकिन यहां पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देयर आर नॉट रिकॉर्डेड, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर देखा जाए क्लोजिंग बैलेंस है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आपको मिलता है वो क्या मिलता है, या तो कैश बैलेंस मिलता है या बैंक बैलेंस मिलता है या बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मिलेगा, क्लियर? बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, ओके, तो ये आपका सरप्लस कहलाएगा। इसका एक दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। या अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो डिफरेंस की अमाउंट डिफिसिट कहलाएगी और आप उसको बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, क्लियर? नेक्स्ट अगर देखा जाए नेचर ऑफ आइटम्स, आपको पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वो हमारी आइटम्स चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, दोनों को शामिल किया जाता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम को शो किया जाता है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेज। आपको ये पता है कि ये साल के अंत में बनता है, क्लियर? ये आपके कैश बुक के हेल्प से बनता है कि हर एक महीने का जो कैश बैलेंस रहता है वो निकलता चला जाता है, तो उसी के हेल्प से ये बनता चला जाता है। बट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साल के अंत में बनता है जो हमारे एनपीओ का मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का हमारे सरप्लस या डिफिशियंसी को शो करता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आपको पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, ये क्रूड हो गया, अनएक्रूड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तो आप उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं शो करते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं क्योंकि इसमें रेवेन्यू आइटम को ही शामिल किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों प्रकार के आइटम को शामिल किया जाता है। बैलेंस शीट देखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी नहीं होता है क्योंकि इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अलावा कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल पेमेंट का भी जिक्र किया जाता है। इसमें एसेट्स भी आती है तो शामिल किया जाता है, लायबिलिटीज का पेमेंट होता है तो कर लिया जाता है शामिल।
अगर इसी तरीके से इनकम भी हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो सबको शामिल कर लिया जाता है। ये हमारे बिजनेस के बैलेंस शीट को नहीं बनाना जरूरी है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का बैलेंस शीट बनाने से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का, जो भी क्लब हो, सोसाइटी हो, फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओ से रिलेटेड होती हैं, तो उनका पता चल जाता है। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, आपको पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वो कैश बैलेंस ही होगा या बैंक बैलेंस होगा या आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस यही ना कर सकते। तो इसके बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट पीरियड के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है वो अगले साल नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस के रूप में काउंट कर लिया जाता है। बट आपको ये पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ हमारा बैलेंस शीट बनता है और इससे हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट मींस सरप्लस, जिसको आप एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, या दूसरा लॉस, लॉस मींस हानि, जिसको आप लोग डेफिसिट भी बोलते हैं, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बोलते हैं। तो इसकी बैलेंस को हम लोग कैपिटल फंड में फाइंड आउट ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमारा सरप्लस हुआ है तो कैपिटल फंड बढ़ जाएगा, ऐड कर लेते हैं। अगर डिफिसिट या डिफिशियंसी हुआ है तो कैपिटल फंड लेस हो जाएगा। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में ये बैठाओ मेरे भाई, प्लीज आप लोग एक बार इसको लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में ये बैठाओ कि बस जैसे हम न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व कर रहे थे, बस उसको ध्यान में रख लो कि आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे सॉल्व कर रहे थे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे सॉल्व कर रहे थे, और उसी को हम एक सिस्टमेटिक रूप से लिख दें तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे आपको बताया गया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दो साइड आप लोग पहले रिसिप्ट्स लिखते थे, उसके बाद अमाउंट, फिर पेमेंट, फिर अमाउंट लिखते थे। तो आपके दो साइड हो गया, एक रिसिप्ट्स हो गया, दूसरा पेमेंट हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आप लोग दो साइड लिखते थे, जो आपके डेबिट साइड की तरफ होता था उसको एक्सपेंडिचर भी आप शो करते थे, और जो आपके ये क्रेडिट साइड होता था आप उसको इनकम दिखाते थे। आपको ये पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों कैश बैलेंस को दिखाते थे, क्योंकि आता था निकालने पर और ओपनिंग बैलेंस दिया रहता था। बट यहाँ पे सरप्लस या डिफिशियंसी का पता चलता है, यहाँ पे हम लोग कैश बैलेंस को नहीं दिखाते हैं। कैश बुक से आपका मींस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कैश बैलेंस का पता चलता है, इससे सरप्लस या डिफिशियंसी से पता चलता है। सरप्लस या डिफिशियंसी जो होता है वो हमारे कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सरप्लस होगा तो बिजनेस की प्रॉफिट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कैपिटल फंड बढ़ जाएगा। अगर लॉस होगा या डिफिशियंसी होगी या डिफिसिट होगा तो कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगा। आप लोग देते थे न्यूमेरिकल लगाते समय कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं की जाती थी, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती थी। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू किसी भी प्रकार की आइटम रहती थी, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करेंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, सबको आप शामिल कर लेते थे। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को शामिल करेंगे और इसमें सिर्फ करंट ईयर के आइटम को ही लिया जाता है। अगर प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर की आइटम इसमें शामिल हो गई है तो आप उसको माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं उसी के बेस पे हम लोग इसके डिफरेंस को भी फाइंड आउट करते हैं। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, थैंक यू।